एक बार फिर मैं आपके साथ हूं। नतीजों का दिन है, रुझान लगातार आ रहे हैं। कई बार हम पहले भी बता चुके हैं, परिणाम तो बाद में आएंगे, लेकिन जो भी रुझान है उसके मुताबिक 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी लीड कर रही है। उसमें यूपी और उत्तराखंड में थोड़ा ज्यादा आगे है और पंजाब में आपने लीड ले रखी है। स्टूडियो में एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार संयोग जैन। अनिल जी, हमने सुबह बात की थी जिस समय काउंटिंग शुरू ही हुई थी, शुरुआती रुझान सामने आए थे। आपने कहा था थोड़ा सा मिड का समय आएगा तब कुछ जाके चीजें क्लियर होती हैं। अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? देखिए, 2 राज्यों का तो स्पष्ट ही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जी। हालांकि उत्तराखंड में हमारी बात हुई कांग्रेस में, वो अभी भी होपफुल है, कह रहे हैं कि अभी 2 राउंड हुए हैं और 6 राउंड बाकी हैं जी। उलटफेर होगा। और जो अंतर बता रहे हैं वो कह रहे हैं 50-100 वोटों के अंतर से कई सीटें आगे पीछे हो रही हैं जी। तो अब वो अंतर बना रहता है कि वो बदलता है। उनका कहना है कि 8 राउंड पूरे होते होते ये चीज़ें तस्वीर दूसरी रही। कांग्रेस अभी भी होपफुल है उत्तराखंड में जी। लेकिन लगातार हम काफ़ी देर से देख रहे हैं नतीजे इसी दिशा में जा रहे हैं। 43, 44, 42 सीटें कांग्रेस बीजेपी के साथ हैं जी। 22-24 कांग्रेस के साथ हैं। इतना बड़ा अंतर पट जाएगा ऐसा सामान्यतः लगता नहीं है देखने में। जी। फिर भी अगर 5 राउंड 4 राउंड बाकी हैं तो मानना चाहिए कि कभी किसी इलाके की मशीनें खुल जाती है, कभी किसी इलाके की खुल जाती है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि सारी 70 सीटों पर बीजेपी समर्थित इलाकों की सीटें खुली हो और अब सभी 70 सीटों पर कांग्रेस समर्थित इलाकों की सीटें खुलने वाली हो। ऐसा कभी नहीं तो होता। आगे पीछे तो हो। हाँ। वो तो लगातार एक ही तरह से रुझान 2-3 सामने सीटों आ का रहा है। आगे पीछे चल रहा है। जी। 10 सीटों का होगा, ज़्यादा 5-7 सीटों का होगा, जी। 150 वोट से, क्योंकि छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जी। वोट कम है, वहाँ पे वोटरों की संख्या कम है उत्तराखंड में, और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी नज़दीकी अंतर से भी कहीं आगे पीछे हो सकते हैं। जी। तो थोड़ा रुख बदल सकता है, लेकिन ऐसा हो जाए कि बीजेपी 42 से 30 के नीचे आ जाए और ये 24 से 42 पहुंच जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं। जी। फिर भी गॉड नोज, अभी बहुत वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन सामान्यतः ट्रेंड ऐसा होता नहीं है कि इतना बड़ा अंतर पट जाए। जी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट दिख रही है, जहां जिस तेजी से आगे जा रही है। जी। हालांकि अखिलेश यादव 128-130 सीटों के आसपास बढ़त बनाए हुए हैं। जी। ये बढ़त बढ़ के 150 सीट तक पहुंच सकती है। जी। लेकिन बीजेपी को पीछे कर देंगे अब ऐसा लगता नहीं। अभी का जो वर्तमान का आंकड़ा है उसमें 272 पे बीजेपी आगे है और 118 पर इस समय सपा समाजवादी पार्टी आगे जी आगे है। तो इसलिए ये हो गया, मतलब फैसला उत्तर प्रदेश का तो लगभग लगता है, और उत्तराखंड भी फैसले के नज़दीक ही मानता हूं मैं, जबकि ठीक है राउंड कई गिनती के बाकी हैं। पंजाब का फैसला भी स्पष्ट है जी। कोई आपके अलावा कोई दूसरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यही बात कांग्रेस पंजाब में भी कह रही है कि अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं, होंगे, लेकिन पूरा होपफुल है हम अभी कांग्रेस लेकिन पंजाब में भी। मुझे नहीं लगता जी। वो सिद्धू भी पीछे चल रहे हैं, कभी आगे होते हैं फिर पीछे होते हैं। अमरिंदर चन्नी भी सिंह, दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो ये कांग्रेस ने तो खैर वहां पर जैसे जापान में होती थी हेराफेरी, खुद को ही सुसाइड कर लेते थे जी। जी। जापानी, ऐसी हेराफेरी कर ली उन्होंने तो कांग्रेस ने वहां पे, और सिद्धू उसमें प्रमुख खलनायक रहे हैं कांग्रेस की हार में। जी। हार के तो क्या खलनायक और नायक, हार के प्रमुख कारण सिद्धू ही रहे हैं। उन्होंने पार्टी को मजाक बना दिया वहां पे, और एक मस्खरे टाइप व्यक्ति को कांग्रेस ने वहां पे अध्यक्ष बना करके, और सिर्फ इसलिए अमरिंदर सिंह की नाक काटनी थी जी। उन्होंने अमरिंदर सिंह की बलि चढ़ाई, पार्टी की बलि चढ़ा दी। और चन्नी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वहां पर वो कांग्रेस अपने आप को बचा पाती। जी। देखिए, इसमें क्या होता है कि अकाली और गैर अकाली ये चॉइस होती है। जब गैर अकाली पे जाते लोग तो कांग्रेस पे जाते थे, विकल्प नहीं था। जी। अब अकाली से गैर अकाली पे जाने वालों के पास विकल्प आ गया। आप जी। कांग्रेस को देख चुके, 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस के सारे प्राइम मिनिस्टर देख लिए, मुख्यमंत्री देख लिए, सब देख लिए, सब तरह के खालिस्तान हो गया, सब हो गया। तो एक ताज़ा हवा की तरह आप आई है वहाँ पर जी, झाड़ू लगाती हुई, सफाई करने के नाम पर। और चूंकि बहुत नशे का माफिया वहाँ हावी है, और मजीठिया भी और सुखविंदर बादल भी, कईयों के नाम आते हैं वहाँ इस तरह के, जिनके संरक्षण में ये सारे धंधे पनपते हैं। तो मुझे पता लगा कि प्रकाश सिंह बादल खुद पीछे चल रहे हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है, जो वहाँ का एक तरह से
महानायक मान लें वहां का जी। पंजाब का, वो पीछे चल रहे हैं। जी तो ये ताजा हवा आ रही है, नई पीढ़ी का झोंका है। जी नई पीढ़ी के साथ कौन कनेक्ट करता है? नई पीढ़ी के साथ अमरिंदर सिंह कनेक्ट नहीं करते, नई पीढ़ी के साथ प्रकाश सिंह बादल कनेक्ट नहीं करते, उनके बेटे भी नहीं करते कनेक्ट। जी नई पीढ़ी के साथ आपने कनेक्ट किया है। केजरीवाल उनको नया आइकॉन लगते हैं और नशेड़ी हुए लोगों के खिलाफ एक अभियान, एक आंदोलन के जी। रूप में केजरीवाल वहाँ उभरे हैं। जी और केजरीवाल ने कई चीज़ें मुफ्त देने का वादा किया है, पानी वहाँ, बिजली वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खेती के जी लिए। जी जी इसलिए उसके बारे में जो मुफ्त का वादा किया गया है, उसने अपील किया लोगों को। जी अनिल जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगी। वीरेंद्र रावत देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। वीरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चलिए, शायद अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, हम वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे पंजाब की और आप कह रहे थे कि आप यूथ के अंदर एक नया आइकन बन के उभरी है, उसमें केजरीवाल उनका चेहरा उनके सामने है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जो भी पार्टी नौजवानों की सोच, उनकी लाइफस्टाइल, उनके वैल्यू सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं चलेगी, जी वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। जी एक बात तो ये समझ लें, जी जो भी परंपरागत नेतृत्व है, जी। चाहे वो कितने बड़े नेता हों। जी अनिल जी, एक बार फिर वीरेंद्र रावत जी हमारे जी। साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ वीरेंद्र जी, अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जी बताएं। उसमें अभी तक जो उत्तराखंड के रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी ने लीड ले रखी है, आप थोड़ा सा पीछे हैं। क्या उम्मीदें अभी हैं? अभी कई सारे राउंड बाकी भी हैं। अभी तो लगभग 40% की गिनती हुई है। जी अभी जो भी हमारे पास सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, जी सब जगह लगभग 200-300 वोटों का ही अंतर है। जी तो मैं समझता हूँ 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ होगी जी और हम लोग 40 प्लस में आएंगे जी। और बहुमत में आएंगे, क्योंकि जनता जो है उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है, महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। जी तो ये अभी निर्णायक इसको नहीं मान सकते, अभी तो रुझान है और 1-1.5 घंटे के बाद जब ये रिजल्ट में परिवर्तित होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि तस्वीर बदल जाएगी। जी रावत जी, अनिल लोढ़ा जी हमारे चैनल हेड हैं, वो आपसे एक बार कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी वीरेंद्र जी, जैसी कि वहां परंपरा रही, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और हरीश रावत जी ने जिस तरह मेहनत की थी, हमारे भी जो रिपोर्टर्स हैं फील्ड में वो बताते थे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो ये शुरुआती रुझान में भी एक बार झलकना चाहिए था कि कांग्रेस इतनी अच्छी पोजीशन में है। ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए था आपके हिसाब से जो आज दिख रहा है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2002 में लगभग ये चल रहा था, तभी कांग्रेस भाजपा आगे चल रही थी जी, लेकिन 12:30-1 बजे के लगभग जी। तस्वीर बदल गई जी। थी और उस समय कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी। जी और तो वही कमोबस यही होने जा रहा है। जी बस 1-1.5 घंटा आप वेट कीजिए, जी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि लोगों ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो कोरोना में उन्होंने तकलीफें सही है जी उसके खिलाफ लोग घर से निकले हैं और कांग्रेस के पक्ष में सबने मतदान किया है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं 40 प्लस जो है कांग्रेस आएगी। जी। ये कितनी सीटें हैं बीजेपी की 45 की बढ़त में जो 100-200 के अंतर पे हैं, जिनके पलटने की संभावना लगती है आपको? लगभग ऐसी 20-22 सीटें हैं। जी इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि
जो इस तरह की सीटें हैं वो परिवर्तित होंगी हमारी जीत में, जी जी, और तस्वीर फिर बदल जाएगी। जी। तो हम उम्मीद करते हैं 1 घंटे बाद आपसे फिर बात करेंगे और बदली हुई तस्वीर में फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी जी अनिल जी, हम इस फोन से पहले पंजाब पे बात कर रहे थे और आप बात कर रहे थे। हाँ, देखिए, आपने क्या मेहनत की। पिछली बार जब 18 सीटें मिली तो समझ गए थे कि ये पंजाब बदलाव चाहता है। जी, पंजाब जब बदलाव चाहता है तो उन्होंने उस बदलाव में एक नया नेतृत्व देने की कोशिश की, नौजवानों को पकड़ा। लगातार जैसे बीजेपी मेहनत करती है 365 दिन, जी, ऐसे उन्होंने भी वहां काम किया। पंजाब में एक स्टेट पकड़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है देश की राजनीति में, बता रहा हूं कि दिल्ली में आप काबिज थी, दिल्ली में दोबारा आप जीती, आपने बिल्कुल झाड़ू लगा दिया सबके, लेकिन दिल्ली में आपके पास में पुलिस नहीं थी। जी, गृह मंत्रालय भारत सरकार का था, पुलिस पर काबिज। जी, और परेशान भी बहुत हुई है आपकी सरकार वहां पे, आपके मुख्यमंत्री, आपकी उप मुख्यमंत्री, सब लोग। जी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि एक बार हमको पूर्ण राज्य मिले कर दिखाने के लिए, जी, जहां रेवेन्यू पे भी कंट्रोल हमारा हो, पुलिस पे भी कंट्रोल हमारा हो, हम कानून बना सकें, पूर्ण विधानसभा हमारे पास हो। जी, उनकी एक ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जी, अब देश के नक्शे पर वो क्या पंजाब को एक मॉडल राज्य के रूप में दिखा करके वहां के प्रशासन से, वहां की गवर्नेंस से पूरे कंट्री को कोई मैसेज दे पाएंगे, ये उनके लिए चुनौती है, परीक्षा की घड़ी है। जी, लेकिन पंजाब ने एक बार उन पर विश्वास किया। आने वाले 3 चुनाव, 4 चुनाव, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसमें राजस्थान में भी वो कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत घुसने की। वो पंजाब से घुसेंगे अब राजस्थान में, जी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जी, वहां पे 15-20 सीटें ऐसी है जहां पर कभी निर्दलीय जीत जाते हैं, कभी कोई और जीत जाता है, मार्क्सिस्ट जीत जाते हैं, कम्युनिस्ट जीत जाते हैं, कभी जमींदारा पार्टी जीत जाती है। ऐसी 15-20 सीटें हैं। जी, तो मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है पंजाब की जीत के बाद अब आप गंगानगर के रास्ते राजस्थान में एक पेनिट्रेट करना शुरू करेगी, और जो सीमावर्ती इलाके हैं राजस्थान के पंजाब के साथ जुड़े हुए, जी, और हरियाणा के चुनाव में, वहां आपकी नजर रहेगी अब। जी, मेरा मानना है। और आप कोशिश करेगी कि जो लोग उगता गए उस परंपरागत जाट राजनीति से, परंपरागत दलित राजनीति से, परंपरागत जातिवादी राजनीति से, बड़े बुजुर्ग नेता काबिज हो जाते हैं पार्टी पे, नयों को आगे नहीं आने देना चाहते, उन सबसे लोग जो दुखी हैं, उन सबको लिए एक रास्ता दिखा रही है आप। जी। संयोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शुरुआत से जब से हम इन 5 राज्यों के नतीजों या जब चुनाव की बात कर रहे हैं, तो यही बात सामने बार बार आ रही है कि ये 5 राज्यों के चुनाव नहीं है, इस चुनाव से देश को एक दिशा मिलेगी। तो अभी तक के जो रुझान हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है करीब 12 बजने वाले हैं, इस समय आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कहां देख रहे हैं इन अभी तक के रुझान के अनुसार? देखिए राखी, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट होता है वो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम रोल निभाता है दिल्ली में बनने वाली सरकार का, मतलब भारत सरकार के अंदर। और जिस तरीके के मैंडेट की और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव होने जाएगा उसके अंदर भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम पिछले बार का हम चुनाव के जो नतीजे देखते हैं उसके अंदर भी यही चीज़ देखने को मिली थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी थी, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी उनको बहुत बड़ा वहां पर फायदा मिला था। सिर्फ एक राजस्थान ही ऐसा था कि यहां पर कांग्रेस ने सरकार बना ली, पर लोकसभा चुनाव के अंदर 25 की 25 सीटें हार गए। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी जो था वहां पर बहुत अच्छा उनको मैंडेट मिला, और लोकसभा के अंदर उनको बहुत बड़े सांसद वहां पर संख्या के अंदर जीत करके गए। तो जो उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी की तैयारी थी वो निश्चित तौर के ऊपर वो अपनी मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अभी जैसा कि अभी सर ने फरमाया, नीलोड़ा साहब ने, कि ये जो आंकड़ा अब जो जिस तरह से दिख रहा है, तो अब उसको इतना मार्जिन कर पाना पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाए। अभी जिस तरीके से रावत साहब बता रहे थे, उत्तराखंड के अंदर की भी 12 बजे के बाद में और तस्वीर बदल सकती है, तो वो कोई एक अपवाद के तौर पर कभी हो सकता है तो हो जाए। पर अगर जिस तरीके से मैंडेट दिख रहा है, तो लगता है कि बीजेपी काफी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। पर फाइट जो है वो देखने को मिल रही है मणिपुर के अंदर। मणिपुर में जैसा कि 25 सीटें जो है वो अन्य पार्टी के पास में हैं, आगे जीत रही हैं, मतलब बढ़त बनाए हुए हैं, और 8 सीटों पर कांग्रेस और 27 सीटों के ऊपर बीजेपी है। तो वहां पर 30 से ऊपर सीटें चाहिए अगर आपको
सरकार बनानी है, टोटल नंबर ऑफ असेंबली है वो 60 विधायकों की है वहां पर। तो यहां पर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति करके कोई अदर पार्टी वहां पर बना ले सरकार तो बात एक अलग है, पर अब जिस तरीके से बीजेपी का कद और काठी बन चुकी है पूरे देश के अंदर, तो लगता नहीं कि मणिपुर जैसे एक छोटे स्टेट के अंदर भी उनको कोई जोड़ तोड़ करने के अंदर कोई तकलीफ आएगी, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति में अमित शाह एंड पूरा ग्रुप है जो पूरी तरीके से पारंगत हो लेकिन चुका है। इसमें अनिल जी का कुछ और कहना था। अनिल जी, आप मणिपुर के बारे में कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस अदर्स के साथ मिलकर बना सकती है। कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है उसको, तो 7-8 सीट में ये हैसियत नहीं है कि कांग्रेस डिक्टेट करे जी। कांग्रेस की रणनीति होगी कि बीजेपी को रोके जी। बीजेपी को अगर 2-3 चाहिए तो 2-3 तो ये 25 अन्य में तोड़ लाएंगे, वो कोई उसमें नहीं, क्योंकि वो जी एक दल के नहीं है। बिल्कुल, एक दल के होते तो फिर तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन एक दल के नहीं है वो। अन्य में मणिपुर पीपुल्स फ्रंट भी है जी। तो अन्य में टीएमसी भी होगी, कुछ एक आध और निर्दलीय भी होंगे, तो 2-3 अगर चाहिए तो बीजेपी को तकलीफ नहीं है। अगर बीजेपी 25 तक आती है तो फिर यह संभव है कि कांग्रेस बाकी अन्य की पार्टी का कोई नेता बन जाए संयुक्त विधायक दल का और उसको कांग्रेस समर्थन दे दे बाहर से। वो दूर की कौड़ी है, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी, लेकिन कांग्रेस तैयार होगी इस बात के लिए जी, जी। कि बिना शर्त समर्थन दे दे पर बीजेपी को रोके। जी। कांग्रेस को बीजेपी को रोकना उसकी पहली प्रायोरिटी है। बीजेपी को सरकार बनाने से रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी इसी पे निर्भर करेगा कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो कितने सीटें और चाहिएंगी। 2-3 तो उसको उपलब्ध होंगे किसी भी कीमत पर, कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखिए राखी जी, 12 बजे के आसपास का वक्त हो चला है अब जी। और आप मान कर चलिए जो खेल बाकी बचा हुआ लगभग 1 घंटे का और है, मतलब 1 से 1:30 बजे के बीच में आपके सामने इन पूरे तमाम राज्यों की तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो जब 1 ही घंटे का खेल बाकी बचा तो मान करके चलिए कि करीब 60% पेटियां खुल चुकी होंगी और उनके रुझान अब सारे चैनल जो हैं दर्शकों तक पहुंचा रहे होंगे। तो कोई एक बहुत अपवाद के तौर पर कोई बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हो जाए तो बात एक अलग है, नहीं तो अदरवाइज मोर और लेस जो छवि है वो सामने आने लगी है, चाहे से वो पंजाब हो, चाहे से वो उत्तराखंड हो, चाहे से वो उत्तर प्रदेश हो, बाकी के 2 स्टेट और हो। तो लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई तकलीफ वाली बात है, कंफर्टेबल पोजीशन में। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब के अंदर उनको इस चीज का एहसास बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा ही, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आंदोलन हुआ और केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पर इतना बड़ा जन आक्रोश था और बीजेपी की कोई बहुत बड़ी मजबूत वहां पर जमीन भी नहीं है। अकाली के साथ में वो जुड़ करके सरकार बना करके काम कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी मतलब उनका कोई इतना बड़ा वहां पे प्रेजेंस नहीं थी। पर अब जैसा सर ने बताया कि वहां पर झाड़ू फेरने का काम पूरी तरीके से कर दिया है आप पार्टी ने, और आप पार्टी ने वहां पर साबित कर दिया है कि अब उसका कोई विकल्प नहीं है। तो मुश्किल तो अब वहां पर जो है वो कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस अपना पूरा वजूद ही तमाम सभी स्टेट्स में खोती जा रही है। और अब ये जो इस तरह से रिजल्ट आ रहा है तो उसके बाद में सिर्फ एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान ही बच जाएगा जहां पर कांग्रेस की सरकार है, नहीं तो बाकी का एकदम एक तरीके से नेतृत्व जो है पूरी तरीके से कांग्रेस का फेल हो चुका है पूरे देश के अंदर। अब आने वाले समय में अब देखिए उनका संगठन का चुनाव होने वाला है, उसमें किस तरीके का फैसला कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो लेते हैं। पर जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस हिसाब से रणनीति बनाई होगी मोर और लेस जो है वो उसके आगती पागती करीब ही है, मतलब वो। छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में बगावत हो जाए। जी, वहां पर वो हालात ठीक नहीं है कांग्रेस के अंदर भी, वहां पर भी 2 गुट बने हुए हैं, ताम्रध्वज बिल्कुल है ना, और एक सिंहदेव है जी, दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे और आज भी अपने आप को मानते हैं। तो बीजेपी से संपर्क में ताम्रध्वज, तो मैंने सुना है ऐसा। तो वो सिंहदेव और ये कोई भी बगावत का झंडा उठा सकते हैं वहां पे छत्तीसगढ़ में। और बस इतना सा है कि वो क्योंकि राजस्थान में बगावत असफल हो गई इसलिए थोड़ा डर सकता है आदमी, अदरवाइज मतलब वो कांग्रेस नेतृत्व का आला कमान का वो वर्चस्व अब नहीं रहेगा या वो डर नहीं रहेगा कि साहब लोग बगावत ना करें। ये जो स्टेट की जब सरकारें जो हैं वो अब जैसे कैप्टन अमरिंदर को देखिए, वो मानते ही नहीं थे कि पंजाब में किसी भी तरीके से गांधी परिवार या ऊपर के लोगों का है। मैं संयोग एक बार रोकना चाहूंगी, एक नतीजा आ गया है। पंजाब में पठानकोट सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा की जीत हुई है, कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज को उन्होंने हरा दिया है। पहला परिणाम इस चुनाव का हमारे सामने आया है। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी की जीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने वहां जीत हासिल की है और कांग्रेस के प्रत्याशी अमित विज को उन्होंने हराया है। मुझे लगता है जो अब रुझान थे परिणामों में बदलने जा रहे हैं अब।
अभी तक हम रुझान की बात कर रहे थे जी, कि अब वक्त आ गया है, मतलब आप घंटे भर में आप देख लीजिएगा, घंटा से 1.5 घंटे के बीच में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब ये जो रिजल्ट, जो रुझान थे वो कन्वर्ट होते जाएंगे रिजल्ट्स के अंदर, तब सभी जगहों की अब ये स्थिति होगी। तो गोवा में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही, 17 सीट है, हालांकि बहुमत से दूर है, परंतु तय एक सिद्धांत की सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया जाए सबसे पहले जी, तो बुला लेंगे राज्यपाल, और जब राज्यपाल बुला लेंगे तो वो जोड़ तोड़ लेंगे, आ जाएंगे एमएलए 3, 4, 5 जी, बना लेंगे सरकार। इस बार तो उनकी सीटें ज्यादा, पिछली बार तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, उसके तब भी बावजूद उन्होंने उन्होंने पार्टी बना ली, बिल्कुल जी, सरकार बनाई थी वहां पर। जी हाँ, मनोहर पर्रिकर के बेटे भी अभी पीछे चल रहे हैं, हालांकि वो निर्दलीय लड़ रहे थे, पर सोच रहे थे सब लोग कि इतने बड़े लीडर हैं और उनके बेटे ने जिस तरह से बीजेपी से बगावत करके मैदान संभाला है तो बीजेपी को डेंट पहुंचाएंगे। पर और ना तो कोई टीएमसी भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने भी वहां पर बहुत मेहनत करी थी, ममता बनर्जी की पार्टी ने भी वहां जाकर के किस तरीके से बीजेपी के अंदर सेंधमारी की जाए या वहां पर अपनी जमीन तलाश ली जाए, पर ऐसा चार सीटें तो बहुमत आगे चल रहे हैं, 4 सीट पे टीएमसी के लोग, टीएमसी 4 पहले 5 पे आगे थे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो बेशक वहां पे बीजेपी ने लीड बना रखी है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो मौजूदा सीएम है वो लगातार खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं। ऐसे ही बात करें कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हरीश रावत, वो भी अपनी सीट से लगातार पीछे चल रहे हैं। ऐसी बात करें पंजाब की तो चन्नी पीछे चल रहे हैं दोनों सीटों से अपने। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप मुख्यमंत्री पहले घोषित करोगे तो मुख्यमंत्री के सारे जो अन्य दावेदार हैं वो आपको विधानसभा का चुनाव हरवाने में लग जाते हैं जी, ये आप मान के चलो। और धामी के पीछे तो जैसे वो गैर रावत बना सीएम, तो वो बहुत सारे फोर्सेज हैं जो कि उनको हराना चाहते होंगे। जी जी जी, जी। धामी ने जो मेहनत की है, अगर बीजेपी वहां सरकार में आ रही है जी, तो अनिल जी एक बड़ा परिणाम और आ गया है, पूर्व सीएम पर्रिकर के बेटे उत्पल पंत से हार गए हैं। अभी जो हम उनसे बात कर रहे थे, संयोग कह ही रहे थे कि पीछे चल रहे हैं, वो वहां से हार गए हैं। देखिए वो पार्टी प्रमुख होती है जी, पार्टी से बगावत करके बाहर जाके खुद मनोहर पर्रिकर होते तो भी क्या जीतते, ये सवाल है जी। तो मनोहर पर्रिकर का बड़ा व्यक्तित्व, वो तो फिर भी जीत सकते थे, लेकिन उनका बेटा राजनीति में नया आया जी, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इस पर आश्चर्य जरूर था, लेकिन वो जिस सीट से चाह रहे थे वहां से जी नहीं देना चाहती थी बीजेपी, उन्होंने बगावत कर निर्दलीय लड़े, हार गए। तो ये सबक है इस बात के लिए कि पिता की विरासत का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी छोड़ के भी लड़ लोगे तो जीत जाओगे जी। चलिए, उन्होंने क्या, मैं बीच में बस 2 लाइन की बात कहना चाहूंगा कि अभी कहीं मेरे को मौका मिला था कुछ पढ़ने का, तो जो जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अंदर ट्रेंड स्थापित करने की कोशिश करी थी कि कांग्रेस ने उनको वो पद नहीं दिया उनके फादर की जगह और उन्होंने अलग पार्टी बना करके सत्ता हासिल कर ली, तो उनके भी मन में ये था कि मेरे फादर ने गोवा के अंदर जो है पार्टी को खड़ा करने का बहुत अहम रोल निभाया था, तो वो उसी तरीके का ट्रम्प गेम खेलना चाह रहे थे जिस तरह जगन मोहन रेड्डी ने खेला था। वो पॉसिबल नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, और रेड्डीज का बहुत बड़ा रोल है। रेड्डीज के अलावा भी देखिए, जगन मोहन रेड्डी के पास जितना पैसा है जी, एक पार्टी खड़ी करने का, जितना पैसा उनके पिताजी छोड़ गए जी, उन्होंने एक चैनल खड़ा किया था तो रातों रात 24 ओबी वैन ली थी उन्होंने। एक ओबी वैन आती है 50 लाख की, वो चैनल खड़ा किया, 24 ओबी वैन उन्होंने तैयार कराई थी चुनाव के पहले। तो जगन मोहन रेड्डी जिस राजनीतिक विरासत को रिप्रेजेंट करते थे अपने पिता की, वो उस पार्टी में थी जो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। और ये जिस विरासत की बात कर रहे हैं ये कैडर बेस्ड पार्टी है जी, जी। यहाँ पर मनोहर पर्रिकर क्या कोई कुछ नहीं है, कैडर है जी। ऊपर से आदेश आएगा नागपुर से, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं जी, जी। इधर मुड़ उधर मुड़, पीछे मुड़, आगे देख, सब वैसे चलता है। चलिए चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल हम चलते हैं एक बार सीधा दिल्ली। एआईसीसी कार्यालय पे हमारे संवाददाता ज्योति सिंह मौजूद हैं। ज्योति, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ ज्योति, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 राखी, कैसा माहौल है कांग्रेस कार्यालय पर अभी तक के रुझानों के अनुसार? जी राखी जी, बिल्कुल राखी जी, अगर हम बात करें कांग्रेस ऑफिस की तो देखिए एक बार तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से 5 विधानसभा राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं वो आना जारी है लगातार, और जिस तरीके से बीजेपी चारों राज्यों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक स्टेट में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में कांग्रेस जब 5 राज्यों में से किसी भी स्टेट में आगे निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर नील बट्टा सन्नाटा इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। प्रवक्ता
गिने चुने 2-3 प्रवक्ता आपको यहाँ दिखाई देंगे, उसके अलावा एक भी नेता कांग्रेस का यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए सुबह 7 बजे से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से सन्नाटा सुबह से ही पसरा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस के नेताओं को ये मालूम हो कि कांग्रेस जो है वो किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। उसे देखते हुए सन्नाटा यहाँ पर इस वक्त पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए 4 राज्यों में बीजेपी आगे बढ़ रही है और एक स्टेट की बात करें तो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जब कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर देखिए यहाँ पर एक भी नेता नहीं आना और उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, मौजूदगी अपनी दर्ज नहीं कराते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही रही होगी, कांग्रेस के मैनेजमेंट की तरफ से रहेगी। देखिए ऐसे में पंजाब जहां पर सरकार रही है वहां पर कांग्रेस की, और ऐसे में जब पंजाब ही स्टेट हार जाना तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और ऐसे में जब कांग्रेस दोबारा माफ कीजिए तो बीजेपी दोबारा सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले की बात करें तो टक्कर दोनों में दिखाई दे रही थी कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी जो है उत्तराखंड में भी अपनी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, मणिपुर में भी दिखाई दे रही है, गोवा में जहां कुछ देर पहले की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही यूपी में भी बहुमत के साथ आगे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखिए बीजेपी के हेडक्वार्टर में जिस तरीके से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी है उनका हेडक्वार्टर है वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, एक हवन हो रहा था कि अभी नतीजे रुझान जो है वो आना स्टार्ट हुआ है। देखिए प्रोटेस्ट भी हुआ यहाँ पर, ईवीएम को लेकर यहाँ पे विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दिए और आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि बीजेपी जो है 300 पार का नारा दे देती है। ऐसे कैसे 300 को पार का नारा दे देती है? इसका मतलब ये है कि उनको रिजल्ट पहले से पता है। ज्योति आपकी कुछ कांग्रेस नेताओं से अगर बात हुई हो, वहां प्रवक्ता जो हैं उनसे अगर आपकी बात हुई हो, तो आपको क्या लग रहा है उन्होंने आत्ममंथन शुरू कर दिया, उन्होंने इन परिणामों को स्वीकार कर लिया? बिल्कुल, देखिए परिणाम को अगर स्वीकार करने की बात अगर करें तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, वो अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए भले ही वो सामने आकर स्वीकार ना करें, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गैर मौजूदगी उनकी दिखाई दे रही है तो ये एक्सेप्ट करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ कमी जो है वो कहीं ना कहीं रही होगी, जिसकी वजह से सरकार मौजूदा जो सरकार थी वो उससे हाथ गंवा बैठे हैं। तो देखिए मैनेजमेंट की भी यहाँ पर जो कहे कि कुछ कमियां रही। और देखिए जिस तरीके से पंजाब में अगर हम बात करें, पंजाब के विधायक आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस के नेता से ही लड़ रहे थे। देखिए आज जो है नतीजे आने थे, तो वहीं एक दिन पहले जिस तरीके से पंजाब के विधायक मदन आगे आते हैं और बोलते हैं कि अगर हम हारते हैं तो हार का जिम्मेदार चन्नी ही होंगे। तो इस तरीके की देखिए जिस तरीके से बयानबाजी का जो दौर है वो चालू हुआ, उससे तो यही लग रहा था कि कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए ज्योति, फिर आपसे जुड़ेंगे एक बार, है ना, फिर आपके पास आएंगे, किसी जश्न के माहौल में आपके साथ चलेंगे। अनिल जी, देख लिया आपने, ज्योति ने हमें सुबह से तीनों कार्यालयों की तस्वीरें दिखा दी। सबसे पहले वो आप लेके गई, वहां पे जश्न का माहौल शुरू हो गया। एक पार्टी मतलब जो अभी सिर्फ दिल्ली में तक सीमित थी, पंजाब जैसे बड़े राज्य में अपना कब्जा ले रही है, तो जाहिर सी बात है वहां जश्न होगा ही। बीजेपी में तो जश्न का माहौल है ही, 4 राज्यों में वो लीड कर रही है, और कांग्रेस में ज्योति ने जैसे कहा नील बटा सन्नाटा पसर गया है। देखिए कांग्रेस तो क्या अब नेताओं की पार्टी हो गई है। नेता ज्यादा हो गए, कार्यकर्ता कम रह गए। वजूद भी नेताओं का ज्यादा है जी, और आला कमान को अपना चेहरा दिखाना और उसके आगे पीछे घूम करके बड़े नेता बन जाना, बड़े पद हासिल कर लेना, काबिलियत है नहीं है, जनाधार है कि नहीं है, इसका अब कोई ज्यादा मायने नहीं रह गया जी। उत्तराखंड का नतीजा सामने है। जो कुछ हुआ, कांग्रेस अगर इस हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराए पंजाब और उत्तराखंड के लिए, तो कोई और जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस खुद जिम्मेदार है जी। चलिए अभी हम एक बार पंजाब की तरफ रुख करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बलवंत सिंह तक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे फोन लाइन पे बात करते हैं और जानते हैं वहां क्या माहौल है। बलवंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बलवंत जी, आप एक तरीके से बहुमत की तरफ आ गई है पंजाब में और कांग्रेस पिछड़ गई है, कैसा माहौल है अभी वहां पर राजनीतिक हलकों में? देखिए, जो पंजाब में जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई जी, तो
तभी ये लग रहा था कि पंजाब के लोग कांग्रेस और अकाली दल दोनों पार्टियों से थक चुके हैं उनकी बातें सुन सुन के। कभी अकाली दल सत्ता में आ जाए, कभी कांग्रेस सत्ता में आ जाए, फिर अकाली दल सत्ता में आ जाए, फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाए। लोगों के मन में ये था कि ये दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती हैं, अपना भला सोचती हैं, आम लोगों का कोई भला नहीं होता। तो इस बार उनको एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी और ये शुरू से ही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में आगे है। और अब चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मालवा हो, माझा हो, दोआबा हो, पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछली बार मालवा में आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिली थी और दोआबा और माझा में 1-1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार पूरे पंजाब में आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और सारी पार्टियां मिलके भी उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी, ऐसा लग रहा था। और अब जो रुझान आ रहे हैं उनसे भी यही साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जी अनिल जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बलवंत जी, ये बताइए कि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े, इससे आपको फायदा हुआ या कांग्रेस के अंदरूनी कलह से फायदा हुआ? देखिए अनिल जी, आपको ये पता है बहुत अच्छी तरीके से कि किसानों को अकाली दल नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए भाजपा से अलग हुए। और जब अकाली दल और बीजेपी मिलकर लड़ते थे तो उसके पीछे उनका समीकरण यही होता था कि गांव के वोट अकाली दल के और शहर के वोट बीजेपी के, और दोनों वोट मिल जाएंगे तो वो सत्ता में आ जाते थे। लेकिन अकाली दल मूल रूप से किसानों की पार्टी थी, इसलिए केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अकाली दल के खिलाफ ना हो, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस लिया। हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा, लेकिन लोगों ने ये मन बना लिया था इस बार की ना हमें अकाली दल के साथ जाना है ना कांग्रेस के साथ जाना है, और उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। दोनों पार्टियां मिलकर भी लड़ती तो भी शायद परिणाम इससे ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद नहीं थी। भाजपा कभी भी 23 सीटों से ज्यादा चुनाव लड़ती नहीं थी। इस बार उन्होंने मैक्सिमम बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा, कैप्टन साहब उनके सहयोगी बने, ढींसा साहब उनके सहयोगी बने, लेकिन उससे भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। 4 सीटें जीत रही है, पहले 3 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, इस बार 4 पर आगे है। रिजल्ट क्या रहेगा? 4 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अकाली दल की स्थिति पिछले चुनाव की तुलना में अनिल जी इस बार खराब हुई है। कैप्टन साहब को बदलना, सिद्धू साहब को लाना या सन्नी साहब को दलित को मुख्यमंत्री बनाना, वो कोई काम नहीं आया कांग्रेस के भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि नौजवान जो है पंजाब का, उसने केजरीवाल की वोट अपील को स्वीकार किया? देखिए अब बेरोजगारी तो पंजाब कहें, देश कहें, हरियाणा कहें, सभी में चरम पर है और कांग्रेस राज में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई थी। कैप्टन साहब की सरकार में नौकरियां नहीं मिली बेरोजगारों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को। तो पंजाब के लोगों का ज्यादा रुझान तो अनिल जी विदेश जाने में रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में कुछ होने वाला नहीं है। पंजाब उड़ता, पंजाब नशे की गिरफ्त में है। सब पार्टियां नशे से मुक्ति दिलाने की बात करती हैं, लेकिन ना कांग्रेस कुछ कर पाई, ना अकाली दल कुछ कर पाया। ऐसी सूरत में भगवंत मान भले एक कॉमेडियन रहे हों, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ दोनों पार्टियों को छोड़ के आप आगे निकली है, सत्ता में आ रही है, तो कुछ बदलाव हो सकता है। और उन्होंने यूथ को भरोसा भी दिलाया है कि हम नौकरियां भी देंगे और पंजाब को नशा मुक्त भी करेंगे। उनकी बातों पर विश्वास किया है। और दूसरी बात मैं अनिल एक आपको और कहूंगा कि ये सिर्फ जो पंजाब में रिजल्ट आ रहे हैं ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अब दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, 2 साल बाद हरियाणा में 2.5 साल बाद चुनाव होंगे, तो आपका ग्राफ तो लगातार बढ़ेगा। और पंजाब ने जो आपको एक नई दिशा दी है उससे आम आदमी पार्टी में उत्साह है और पार्टी का जो विस्तार होने की बात है निकट भविष्य में तो हिमाचल में सक्रिय हो जाएंगे, थोड़े समय बाद हरियाणा में भी सक्रिय हो जाएंगे। कई पार्टियों के नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, दुखी जो पार्टी में सत्ता में रहते हो भी, जो सत्ता से दूर है भाजपा में, वो लोग भी धड़ाधड़ आपकी तरफ रुख करना शुरू कर देंगे। मतलब बलवंत जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी, इसको पहली बार पूर्ण राज्य मिल रहा है जी। एक तो जो पानी बिजली की मुफ्त देने का वादा है उसका कितना योगदान है इस सत्ता के आने में? देखिए किसानों को तो चाहे अकाली दल रहा मुफ्त बिजली मिलती थी खेती के लिए, कांग्रेस सरकार में भी मुफ्त बिजली मिलती थी। केजरीवाल साहब ने ये कहा कि हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। घरेलू बिजली अगर 300 यूनिट से नीचे रहती है या 300 तक रहती है तो उनको कोई बिल नहीं आएगा। और केजरीवाल की इस बात का लोगों में सकारात्मक असर गया। दूसरी पार्टियों ने देखा कि ये मुद्दा जो है वो आम आदमी की तरफ लोगों को झुका रहा है, तो यही बात कांग्रेस ने कहनी शुरू कर दी, हम 400 यूनिट दे देंगे। अकाली दल ने कह दिया हम 400 यूनिट दे देंगे। यानी कि
लोगों ने सोचा कि आम आदमी पार्टी ने जो पहल की है उसके बाद दूसरी पार्टियां उसकी नकल करती हुई लग रही हैं। क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है। एक अनिल जी और बड़ी बात थी, देखिए दलित को जब मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस ने पहली बार, तो ये लगा था कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हम्बल हैं, आम आदमी की छवि रखते हैं और 32% दलितों का वोट कांग्रेस को मिलता है तो उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये माना गया कि पंजाब में पिछले लंबे समय से जट सिख चीफ मिनिस्टर बढ़ता आया है, चाहे वो बादल साहब हो चाहे कैप्टन साहब हो, और सिद्धू जो कोशिश में थे जो पिछड़ गए, तो अब भी लोगों ने जो जट सिख है उसी के हाथ में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान हो, यानी कि दलित कार्ड जो कांग्रेस ने पंजाब में खेलने की कोशिश की थी वो नहीं चला। ये जो अब आपने कहा कि हिमाचल के चुनाव होंगे, मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला है कि राजस्थान के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी गंगानगर के रास्ते से घुसने की कोशिश करेगी। गंगानगर में और हनुमानगढ़ में, पंजाब के साथ लगता हुआ जो इलाका है गंगानगर जी, वही रूट होगा राजस्थान में घुसने का। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ना। तो जो कुछ आप करके दिखाएगी पंजाब में, उसका असर राजस्थान के चुनाव पे भी पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। और एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, जब ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे कुछ और सवालों के साथ। आपका बहुत धन्यवाद जी। जी संयोग, अब आपके पास आते हैं। आपसे पहले बात चली रही थी जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि जो देश की राजनीति को दिशा देने वाली बात थी कि बीजेपी कहाँ खड़ी हो रही है, भाजपा कहाँ खड़ी, माफ कीजिए, कांग्रेस कहाँ खड़ी हो रही है और आप भी आगे आ रही है। आपने बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बताई कि वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ है, कहाँ जमीन उसकी तलाश रही है वो अपनी? जी, मैं आपके सवाल का जवाब जाने से पहले अभी जो रिसेंटली हमारे संवाददाता जो कि पंजाब से हमारे बात चल रहे थे, बलवंत जी, उनसे बात हो रही थी अभी, तो काफी कुछ बातें उन्होंने बड़ी गहराई से समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा उनका वक्तव्य लगा। उन्होंने जो एक बात फरमाई कि जो पंजाब पूरी तरह से नशे के गिरफ्त में जा चुका है, ये वहां के आम आदमी की, ठीक है, एक जो कृषि बिल आया, ठीक है, वहां के किसानों की एक समस्या थी, पर वो रिसेंट आई हुई समस्या थी जिसको सरकार ने रिवोक करके उनको बिल को वापस ले लिया। पर जो वहां के पंजाब के जो युवा जो नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं, वहां की आम जनता, वहां के आम माँ बाप, उनके लिए एक बहुत गहरी समस्या का विषय बन चुका है। आप देखिए, एक समय था जब पंजाब के अंदर, पंजाब से भारतीय फौज के अंदर, खासतौर से थल सेना के अंदर, आर्मी में, मिलिट्री के अंदर जो जाने वाली खेप थी वो सरदारों की, जट सिखों की बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी। पर अभी आंकड़ा आज पिछले 1 दशक का उठा करके देखिए, उस आंकड़े में बहुत भारी कमी आई है। जो सिख रेजिमेंट है उसके अंदर, उसकी 2 वजह, एक तो युवा है, उसका दिमाग बुरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है। वो चाहता है कि हम यहां से मैं निकलूं, लंदन पहुंच जाऊं, कनाडा पहुंच जाऊं, वहां जाके विदेश में बस जाऊं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं, वहां जाकर के मुझे खेतीबाड़ी मिल जाएगी, वहां की सरकार से मुझे असिस्टेंस मिल जाएगी। वहां की सरकारों के पास इतनी बड़ी लैंड है कि वहां पर उनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनके वहां मेहनत करने वाला नहीं है। तो वहां जरा सी उस युवा की अगर क्रेडिबिलिटी है, कोई परिवार का बैकग्राउंड है, तो उसको तुरंत वीजा मिल जाता है। वहां पे वीजा मिलने के साथ ही वहां पे उसको नागरिकता मिल जाती है। मैं आपसे बात करूंगी, एक बार उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है शिल्पी अरोड़ा जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। हाँ शिल्पी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी राखी जी, आई कैन हियर यू। शिल्पी जी, अभी तक जो वर्तमान रुझान है वो आपके सामने है। करीब 44 सीटों पर बीजेपी आगे है और 22 पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। कितनी उम्मीदें अभी बाकी हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। छोटी विधानसभा है, अभी काफी राउंड्स अभी बाकी हैं और कांग्रेस ने पूरा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। जो जनता के सरोकार के मुद्दे थे वो उठाए, लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कोई भी टिप्पणी देने से पहले एक फाइनल रिजल्ट आ जाए, तभी हम लोग कांग्रेस की तरफ से कोई भी उस पर टिप्पणी दे पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल हमारे लिए जो अभी रुझान है, ये हमारे लिए खुद भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हमने ऐसा नहीं सोचा था। जिस तरीके से जनता का रुख और था और जो प्यार मिल रहा था और जितनी भी सर्वे रिपोर्ट हम लोगों के पास में आ रही थी, उससे बिल्कुल विपरीत रुझान देखने को मिल रहे हैं। जी अनिल जी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे शिल्पी जी से? आपको लगता है कितनी देर बाद तस्वीर साफ होगी अगर आपके पक्ष में होने वाली है तो? किसी भी पक्ष में होगी जब पूरे राउंड हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी राउंड में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है 2-3 बजे तक स्थिति क्लियर होगी, जबकि काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। पक्ष में किसी के भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हमारे पक्ष में हो या भाजपा के पक्ष में हो, लेकिन क्योंकि छोटी विधानसभा है, मार्जिन बहुत कम रहता है। जी हाँ।
तो हाँ, मार्जिन क्योंकि बहुत रहता है, 10-10, 20-20 वोटों से भी, 2-4 वोटों से भी हार जीत होती है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ के वोट किस तरफ पड़ते हैं वो भी पता नहीं चल पाता। लेकिन बिल्कुल रुझान अभी तक हमारे पक्ष में नहीं है और थोड़े हमारे लिए निराशाजनक है। अभी जो सीटों की काउंटिंग चल रही है, आपके पास सूचना होगी, तो कितनी सीटें ऐसी जो 100 वोटों से कम के अंतर में आगे पीछे है, आपकी या उनकी? लगभग 10 सीटों पर चल रहा है जहाँ 100 वोटों के करीब का अंतर है। जी जी, लगभग 10 सीटों पर ऐसा आ रहा है जो बराबर फाइट हो रहा है। और एक सीट पे मैं अभी देख रही थी लगभग 20 वोटों का अंतर आ रहा था एक पर्टिकुलर सीट पर। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, रुझान जबकि हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी फाइनल कमेंट तभी होगा जबकि पूरे डिक्लेयर रिजल्ट हो जाएंगे। तो आपसे फिर हम सोचते हैं कि 1 घंटे बाद कम से कम बात करें दोबारा से, 1 बजे 1:30 बजे के बाद, तब तक शायद जी बिल्कुल 1:30-2 बजे तक आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी 7-8 राउंड हुए हैं। जहाँ मार्जिन 5000 से ऊपर है वहाँ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ छोटे मार्जिन है वहाँ किधर भी पलड़ा भारी हो सकता है, अभी भी हमने उम्मीद नहीं खोई है। चलिए, धन्यवाद शिल्पी जी, आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं। वहीं बात करें प्रकाश सिंह बादल की, वो 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भगवंत मान जो आपका सीएम चेहरा है वो करीब 35000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 4500 वोटों से पीछे हैं और सीएम चन्नी 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अनिल जी, अमरिंदर सिंह हार गए हैं। देखिए, कांग्रेस मतलब जो किसान आंदोलन था उसका बहुत बड़ा चेहरा थे वो पंजाब और कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका परिवार पटियाला का राज परिवार रहा है जी, और इंदिरा गांधी के जमाने से और लंबे समय से कांग्रेस ने हालांकि कई बार दूसरे चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत सम्मान दिया और उनको ये इल्म हो गया कि राजस्थान, पंजाब में, क्षमा करें, पंजाब में कांग्रेस ही अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंह ही कांग्रेस है जी। एक मौके पे मेरी जानकारी में कि राहुल गांधी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे ने भी ये बात बोल दी कि क्या कांग्रेस पंजाब में जो है वो अमरिंदर सिंह है जी। इसी के बदले में उनको हटाना उसकी भूमिका वहीं से बनना शुरू हुई थी। जब आपको कोई पार्टी इतना सब कुछ देती है, आप उसको बिट्रे करते हो सिर्फ इसलिए कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं जी। आपने, कई बार तो कहते हैं लोग कि पार्टी हमारी मां है, मां से द्रोह करके आप अलग हो गए। जनता ने आपको ये सबक सिखाया है कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया जी, सर आंखों पे बैठाया, मुख्यमंत्री बनाया, ताजपोशी की, आप उस पार्टी के सगे नहीं हो तो हम आप पर क्या विश्वास करें। देखिए, राजमहल में बैठ करके चुनाव लड़ना अलग बात है, एक सिंबल पर आप जीत जाते हो। राजमहल से बाहर आकर सड़क पर चुनाव लड़ना दूसरी बात है, जिसमें आपको मालूम पड़ गया कि आपके पास पार्टी का सिंबल नहीं है, तो आप जनता के बीच लेट डाउन हो गए जी। तो ये जनता ने उनके दल बदल, उनके दल द्रोह, उनके दंभ, इस सब का जवाब दिया है मेरी नजर में। तो संयोग आप क्या कहेंगे? मैं एक चीज लोढ़ा साहब की बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक अमरिंदर सिंह की हार के पीछे और बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से उनके जो संधि जो टूटी उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है अरूसा आलम। जो अरूसा आलम, उनका जो नजदीकियों का जो एक दौर था वो इतना ज्यादा जग जाहिर हो चुका था कि वो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में रहती हैं वो यहाँ इंडिया आकर के अमरिंदर सिंह के पर्सनल गेस्ट के तौर पर रहने लगी, और रहने लगी वो वहां पर जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहां के ब्यूरोक्रेट्स को भी वो डिक्टेट करने लगी। इसके कुछ ऑडियो थे वो लोगों ने जारी करे, आप पार्टी ने जारी करे, इसकी बात सिद्धू ने भी उठाई कांग्रेस आला कमान के सामने कि वो जो लेडी हैं अरूसा आलम है वो किस तरीके से जो उनके लीची के बागान हैं, जो संतरे के बागान हैं, उनके रख रखाव के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एसीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस, उनको डिक्टेट कर रही है वहां पाकिस्तान में बैठ करके कि मैं जब आऊंगी तो मुझे मेरे बगीचे सही सलामत मिलने चाहिए, उनका रख रखाव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अमरिंदर सिंह की जो खुद की वाइफ है उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ी ही नहीं, वो तो खुद भी कांग्रेस में रही, तो उनको अमरिंदर सिंह के जाने से उनकी कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो जो उनकी जो मेन वजह थी कांग्रेस के साथ में जो उनका विरोध बढ़ रहा था वो उसके कई जगह इस अरूसा आलम के साथ उनकी जो नजदीकियां थी,
और उनका ये वजह रही। और अरूसा आलम को जब ये बात जगजाहिर हुई तो उनको वापस पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान की मीडिया ने उनको घेरा वहां पर इस्लामाबाद में कि इस तरह की चर्चाएं आपको ले रहे हैं, वहां पर इंडियन मीडिया कर रही है, तो आप इस पर वक्तव्य दीजिए। तो उन्होंने उसका खंडन किया, पर उनकी ऑडियो को आम जनता के बीच में काफी सर्कुलेट किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जी कि जिस केंद्र सरकार ने किसान कानून लेके आए, कृषि कानून लेके आए जी, आप कृषि कानून के खिलाफ खड़ी होने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जी, भले से कृषि कानून वापस हो गए, पर 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, लोग मारे गए। पूरा पंजाब का किसान वर्ग उस आंदोलन के साथ जज्बाती संबंध रखता था जी, आप भी उस जज्बाती रिश्ते से जुड़े हुए थे और आप उसी पार्टी के साथ जाकर समझौता कर रहे हो जी। चुनाव लड़ने के लिए, जिस पार्टी के खिलाफ आप खड़े रहे और पंजाब खड़ा रहा, जी, तो पंजाब कैसे आपको सरमाथे बैठा लेगा, कैसे से आपको सपोर्ट कर देगा? जी, बेसिकली तो आपने यू टर्न किया। जी, जी। जिन 2 लोगों में 36 का आंकड़ा था वो उसको आपने 63 कर दिया। इसी को राजनीति कहते हैं अनिल जी। पर इस चलिए, राजनीति को जनता का जवाब कहते हैं, बिल्कुल, जी। ये प्रजातंत्र है, जी। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल। देखिए, जनता है, सब जानती है। जी। देखिए राखी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप आजादी के आंदोलन से उठा करके देखिए, अगर एग्रीवेट आंदोलन अगर कहीं से उठा है पूरे देश के अंदर, तो पंजाब के अंदर बहुत अहम रोल पंजाब के लोगों ने निभाया है, जी, सरदारों ने जी, बहुत निभाया है। जी। आप चाहे से जलियांवाला बाग का कांड हो, चाहे से वो देश ने जंग लड़ी हो, पंजाब के सरदारों ने बहुत अहम रोल नहीं, निभाया हम है। लोगों ने लाला लाजपत राय और दूसरे लोगों ने बहुत पंजाब की बिल्कुल, जमीन पंजाब को ने पंजाब की भगत जमीन सिंह, ने भगत सिंह vibrant को है। कौन बोल सकता है? आंदोलनकारी जी। लोगों को दिया है, जी। भगत सिंह को देखिए जी। आप, तो वो लोगों को इस तरीके से प्रेशर से दबा करके जब सरकार को हालांकि हाथ घुटने टेकने पड़े ना, पर इसका खामियाजा बीजेपी को नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था उनकी कोई गेन नहीं जी, है जी। पंजाब के अंदर, तो जो नुकसान है वो सारा अमरिंदर सिंह को उठाना चलिए, पड़ेगा। आप पंजाब से थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ वापस चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अमरीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमरीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैम। अमरीश, अभी तक के रुझान के मुताबिक 270 सीटों पे भाजपा आगे है और 121 पर सपा। हमने आपसे सुबह बात करी थी, अब दोपहर का समय हो गया है, 12 बजे से ऊपर हम आ चुके हैं, समय है। अब क्या माहौल है वहां पर सपा के खेमे में और बीजेपी के खेमे में? मैम देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सपा कार्यालय में अखिलेश यादव का आगमन हुआ है जी। हालांकि कुछ भी बात नहीं की है, मीडिया से बचते नजर आए हैं, कार्यकर्ताओं से भी कोई बात नहीं की है, अंदर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। वहीं अगर भाजपा कार्यालय की बात करें तो वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं और वहां पे अभी से अबीर और गुलाल जो है वो उड़ने लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें तो सन्नाटा छाया है जी। और अगर सीटों की बात करें तो रुझानों की, तो रुझान में 270 सीटें तो बीजेपी की आ रही हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारी सीटें भी और आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी की सीटें कम हुई हैं, 5 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, ये बीएसपी के लिए अंदर खानों से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ऐसे अगर नुकसान होगा तो पार्टी जल्द ही खत्म होती नजर आएगी। और अच्छी खासी सेंधमारी की है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर भाजपा ने, और यही एक बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी जीत फिर से भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी जो कि लड़ाई लड़ती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन सीटों का अगर मिलान करेंगे, रुझान करेंगे सीटों का, तो 120-22 सीटों पर जिस तरीके से सिमटती नजर आ रही है, इससे कहीं की अपेक्षा अखिलेश यादव को शायद की हमारी सरकार बनेगी। और शायद जिस तरीके से वो पहले 304 सीटों पर बोल रहे थे और 100 सीटों पर सिमटना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी जनता जो है वो नजरअंदाज नहीं की है और दोबारा उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें दिख रही है। अमरीश, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि बीएसपी का जो वोटर था वो समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं गया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो है जो बीएसपी के वोटर के सोच के करीब की पार्टी है। कांग्रेस चूंकि चुनाव में मैदान में नहीं दिख रही थी तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं गया बीएसपी छोड़कर? सर, अगर 2019 लोकसभा सीट की बात करें तो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। उस वक्त भी समाजवादी वोटर्स जो थे उन्होंने बसपा को तो वोट दिया था, बसपा के लोगों ने नहीं दिया। समाज पार्टी के जो वोटर्स थे उन्होंने वोट नहीं दिया था। जो एससी एसटी ओबीसी वोटर होते थे, ओबीसी में जैसे मौर्य कुशवाहा कुछ ऐसे वोटर होते थे जो बसपा की तरफ रुझान करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब 2016 में
केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अचानक से ये जो वोटर थे मौर्य, कुशवाहा, पटेल, इनका जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा और वो यूं बढ़ा कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो मेन वोटर था SC/ST, उस पर भी अच्छी खासी सेंधमारी की और समाजवादी पार्टी की तरफ उनका वोट बैंक ना बढ़ना शायद एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके मन में एक संदेह हमेशा से ये रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव और मुस्लिमों का ही भला होता है और जो अन्य बिरादरियां हैं उनको शायद दूसरी नजरों से देखा जाता है। तो शायद एक ये वजह हो सकती है, माइंडसेट हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही उस पर एक ऐसी चोट की है कि जिस तरीके से 2017 में सरकार बनी और जाति समीकरण का विशेष ध्यान दिया गया, उस पर भी सभी जाति वर्ग जो थे उन्होंने ये देखा कि हमारा जो नेता है वो किस पार्टी वो किस जाति से आता है। तो जातियों का अच्छा खासा सेंधमारी इसमें भारतीय जनता पार्टी ने की है। सर अमरीश, एक सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों का क्या हाल हुआ है? कुछ अगर आपके पास जानकारी हो। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पीछे चल रहे हैं, काफी वोटों से पीछे बताए जा रहे हैं। ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ आए थे। जी, और ओम प्रकाश राजभर जो कि 1.5 साल लगभग सत्ता में रहे थे बीजेपी के साथ, उसके बाद अलग हो गए थे। ओम प्रकाश राजभर भी अभी तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी जो नए रुझान आए हैं 8वें राउंड के बाद, उसमें ओम प्रकाश राजभर 550 करीब वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य का पीछे होना ये दर्शाता है कि जिस तरीके से उनको ये अपने ऊपर एक घमंड हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मैं चक्की पीसते हुए देखना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाऊंगा अपने दम पर। तो ये जनता ने दिखाया है कि शायद वोट बैंक जो जनता जिसके ऊपर रुझान जनता मारेगी, जिस पर विश्वास जनता जताएगी, उसी की जीत होगी। जबकि संघमित्रा मौर्य जो कि इनकी बेटी भी हैं, इन्होंने भी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले पार्टी छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी और ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता पर और उन पर हमला किया है। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है सर, क्योंकि मैं जहां तक समझ सकता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये चुनाव हारते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका होगा उनकी राजनीति के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उनको जो कुछ दिया, उनकी बेटी को भी लोकसभा सीट से सांसद बनाया बंदायूं से, उसके बावजूद आपने अपने पुत्र मोह में आकर पुत्र के लिए सीट मांगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपकी बेटी सांसद है पार्टी से, आप मंत्री हैं। लेकिन जब वो बातों को नहीं समझे और वो अलग हुए, उसके बाद भी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने इतने बढ़ चढ़ कर बोले हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी कटाक्ष उनके शब्दों पर नहीं किया और शायद बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप हारेंगे तो राजनीति में फिर कहीं आपकी दो तीन सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। जी, एक सवाल तो ये कि नेताओं की कमी समाजवादी पार्टी के पास थी। एक अखिलेश यादव थे जो वोट मांग सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, जेपी नड्डा भी थे, योगी भी थे और ढेर सारे नेता थे। इसका कितना बड़ा रोल है कि अखिलेश यादव अकेले जूझते रहे और उस तरह की कैंपेनिंग नहीं कर पाए, माहौल नहीं बना पाए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि शीर्ष नेतृत्व जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो चाहे संगठन हो चाहे पार्टी हो, सबने जमीनी धरातल पर उतर कर काम किया और इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठकें की और ये जानने की कोशिश की कि बूथ लेवल पर पार्टी कहां पे कमजोर है और कहां पे मजबूत है, इस पर कार्य हुआ। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अकेला चेहरा, एक अकेला फेस समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है जो कि अखिलेश यादव को ले डूबा है। वो ये है कि अखिलेश यादव ने जो भी स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है, सबसे पहली सूची जब उसमें बनाई थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने चाचा शिवपाल को ही गायब कर दिया था, उनका नाम ही नहीं था। तो ये जो एक अक्स की और रहन की लड़ाई ये दिखा रही थी समाजवादी पार्टी में, ये दिखाने के लिए तो एक हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में एक हैं? और आप अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हो, आपने 7 राउंड की कैंपेनिंग भी अकेले दम पर की, अकेले दम पर अपनी यात्रा भी की, चुनावी यात्रा, उसमें आपको ढेरों भीड़ भी मिली। लेकिन प्रश्न सिर्फ वही आता है सर कि क्या जो आप भीड़ आपकी चुनावी रैलियों में दिख रही थी,
क्या वो वोट बैंक में भी तब्दील हो रही थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो छात्र संघ के वोट हैं वो बहुत है, लेकिन वो वोट देते हैं या नहीं देते एक बड़ी बात है, क्योंकि वो शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, यहाँ पे भीड़ बढ़ा सकती है। लेकिन जब हाँ वोट देने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी हमेशा भीड़ तो जुटा लेती है, लेकिन वोट में कहीं ना कहीं इसलिए पीछे रह जाती है कि वोट बैंक जो मेन चीज है वो वहां पर आकर कहीं ना कहीं कमजोर सिद्ध हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वोट बैंक का यही एक महत्व है कि बूथ लेवल पर, मतलब सेक्टर लेवल पर भी इतनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी कि उसे पता है कि हमारा बूथ कितना मजबूत है, हमें बूथ लेवल पे कहाँ से वोट मिल रहा है, कहाँ से हम कमजोर हैं, तो इस पर काम करते हैं। और उसी का एक नतीजा आज दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जो बहुमत मिल रही है आज भारतीय जनता पार्टी। अमरीश, एक सवाल मेरा ये है कि जो 124, 20, 25 जो भी सीटें समाजवादी पार्टी के रुझान में पक्ष में दिख रही हैं, इनमें मुस्लिम बहुल सीटें कितनी हैं? कोई अंदाज लगा पा रहे हो अभी? इलाका कौन सा है? सर कुछ सीटें ऐसी हैं ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों की, जहां पे 2, 4, 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे आगे भारतीय समाजवादी पार्टी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट हैं। लेकिन इस पर अभी से ये बता पाना कि कितनी सीटें हैं ये तो सर मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो आकलन है वो ये है कि 10 से 15 सीटें ऐसी मजबूत सीटें हैं जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट, जैसे आजम खान रामपुर से वो आगे चल रहे हैं, नाहिद हसन आगे चल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले वो पीछे हुए हैं। तो कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जो आगे चल रहे हैं भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के, लेकिन आजम खान जो कि करीब 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या साधनों की कमी भी कोई कारण रही होगी समाजवादी पार्टी के हारने में? जैसे कि ईडी के छापे पड़े और इत्र वाले के यहाँ से 200 करोड़ निकल गए, किसी के यहाँ से कुछ निकल गया, ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के ही समर्थक थे। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है इस पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे और भारतीय जनता पार्टी ने गलती से ही अपने ही यहाँ छापेमारी कर दी। अच्छा। और जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तो वो समाजवादी पार्टी का नाम ले रही है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, इसका एक असर पड़ा है, संसाधनों का बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया और आईटी सेल जो है वो बीजेपी का बहुत मजबूत है और सभी के अब पास आज मोबाइल है। मोबाइल के जरिए एक एक व्यक्ति तक पहुंचना आईटी सेल के जरिए बीजेपी के लिए एक सबसे आसान काम है। अन्य पार्टियों की अगर तुलना करेंगे तो बीजेपी शायद आज सोशल मीडिया पे आईटी सेल में शायद दूसरी पार्टियों से मजबूत है और यही एक वजह रही कि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार धरातल पर नहीं था, फिजिकल रैलियों की उतनी अनुमतियां नहीं थी, लेकिन फिर भी टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों तक जिस तरीके से अपनी योजनाओं को पहुंचाया है, अपने संकल्प पत्रों के को बताया है कि वो अगले 5 साल में क्या करेगी, ये एक बड़ी एक वजह रही। अमरीश, एक सवाल लास्ट आखिरी मेरा तो ये है, इसके बाद संयोग जैन शायद आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये कि क्या कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी संयुक्त मोर्चा बनाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते तो क्या परिणाम बदल सकते थे? ऐसा लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मजबूत थी, जमीनी लेवल पर तो मजबूत थी और जिस तरीके से काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, लेकिन हाँ अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनती है तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, जो बेरोजगारों पर एक सबसे ज्यादा मार है इस वक्त और जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम बेरोजगारों को नौकरियां देंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा उनके संकल्प पत्र पर कि क्या वो इस पर फिर से, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके से बेरोजगारों ने हमेशा समय समय पर आंदोलनरत हुए हैं और कहे हैं कि बेरोजगारी है, इस पर कितना काम होता है, क्योंकि 2 साल कोरोना में गए हैं और काम करने का सरकारों को उतना मौका मिला नहीं है। लेकिन अब की सरकार में एक ये बड़ा प्रश्न होगा और ये तो बिजली की छूट, किसानों की कर्जा माफी, इसको आगे कितना जारी रखते हैं चुनाव के बाद, ये एक देखने वाली बात है। जी अमरीश, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात फरमाई, एक बहुत अहम विषय था कि जब से योगी आए उन्होंने बहुत अपना एम्फेसिस दिया कि वहां के जो गैंगस्टर्स हैं
उनको एक एक करके उन्होंने ठिकाने लगाया, जैसा कि बीजेपी सरकारों पर प्रचार प्रसार करती रही। और आप एज अ संवाददाता के तौर पर आपने करीब से देखा भी होगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन में कितनी तब्दीलियां आई हैं या नहीं आई हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे के हारने की भी सूचना आई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी ने पूरा खुलकर के मोर्चा खोला हुआ था। विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और मथुरा के अंदर एक डकैती हुई थी जब एक ज्वेलर की शॉप के अंदर जाकर के कुछ गैंगस्टर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसने मर्डर किया था, उसका भी एनकाउंटर योगी सरकार ने किया। तो क्या इसको भी एंडोर्स किया है, क्या जनता ने समर्थन दिया है इन सब तमाम चीजों को भी, जो आज उनको इतना बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को? पिछले 5 सालों में जिस तरीके से इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, इतना शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते थे, पहली चीज। दूसरी चीज संयोग भाई, हम लोग ने ये देखा कि 2012 के चुनावों में बूथ कैप्चरिंग या वोट देते समय लड़ाई झगड़े होना, पुलिस प्रशासन की अनदेखी करना होता था। लेकिन योगी शासन के बाद मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या जिस तरीके से हुई, विकास की जिस तरीके से पुलिस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला, तो ये सारी चीजें जो थी ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि कानून व्यवस्था जो है उस पर पकड़ तो बनी। हाँ, लेकिन जो जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने उत्तर प्रदेश में, अगर हाथरस की घटना की हम लोग बात करें तो वो भी किसी से छुपा नहीं, उन्नाव की घटना की बात करें वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें तो हैं जिन पर काम करना अभी भी योगी सरकार को बाकी है। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था पर इतना जरूर काम हुआ है कि धरातल पर अगर देखा जाए तो आज। चलिए, धन्यवाद अमरीश, बहुत बहुत आपका। फिर आपके पास आएंगे कुछ समय बाद जब परिणाम हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। एक बार हम आपको जयपुर के भाजपा कार्यालय की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहां पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है, क्योंकि 4 राज्यों में जो भाजपा की सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो जहां जहां जश्न हो सकता है, सभी कार्यालय हैं, चाहे वो दिल्ली कार्यालय हो, यूपी कार्यालय हो, ऐसे ही जयपुर के कार्यालय पर भी जश्न का माहौल है। और पिंटू सिंह नौरूका जो हमारे संवाददाता हैं वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। आइए पिंटू से बात करते हैं। पिंटू, कैसा माहौल है, कितना जश्न है यहाँ पर? जी पिंटू, कैसा माहौल है पिंटू वहां पर? काफी दिख रहे हैं लोग। तादाद में यहाँ पर जुटे हैं और जोर शोर से नारेबाजी की जा रही है। कार्यकर्ता तादाद में यहाँ पर जुटे हैं और जोर शोर से नारेबाजी की जा रही है, गाने चलाए जा रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री योगी पर जो गाने बनाए गए थे वो गाने बजाए जा रहे हैं, जोर से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। लोग ढोल नगाड़ों पर यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं जो खुद लगातार काफी दिनों से यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो यहाँ प्रकार से आप देखते हैं, आप लोग कुछ लगातार निश्चित रूप से योगी जी की जो विकास की जो नीति है उनको लेकर के देश की जनमानस ने प्रचंड बहुमत के साथ जनता पार्टी में भरोसा जताया है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मिठाइयां यहाँ पर लाई गई है, ढोल नगाड़ों पर यहाँ पर पीछे की तरफ लोग। पिंटू, आपकी आवाज हमें साफ सुनाई नहीं दे रही है ना? अभी वापस डिस्कशन की तरफ चलते हैं। संयोग, शेयर मार्केट में भी उछाल आया है, सेंसेक्स काफी आगे हो गया है। जी, एक्सपेक्टेड तो यही था। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा था कि शेयर बाजार में उछाल आएगा, मार्केट के अंदर ट्विस्ट आएगा और लग रहा है कि अब और इसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई है उसको लेकर के। पर अब जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि राखी, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और क्रूड ऑयल के भाव जिस तरह से तेजी से आसमान को छू रहे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस दिन
रिजल्ट आउट हो जाएंगे उस दिन क्या पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी। तो आम आदमी के मन में यह बड़ा एक सवाल है कि क्या, क्योंकि शेयर बाजार में उछाल आता है, गिरावट आती है, तो आम आदमी के ऊपर उसका इतना जल्दी इंपैक्ट नहीं आता है। वो कुछ व्यापारियों तक की चीज आकर के सीमित हो जाती है, जो स्टॉक मार्केट की चीजें होती है। पर जो पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर जो उतार या चढ़ाव आता है, घरेलू गैस के अंदर आता है, उसके ऊपर लोगों की निगाहें टिकी रहती है। तो अब ये देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार किस तरीके का अब रोल निभाएगी क्रूड ऑयल को लेकर के, ये आम आदमी की जी अवश्यम भावी है। सब हर आदमी का कयास है कि रिजल्ट आने तक रोका हुआ है। जिस तरह दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, जी ये अवश्यम भावी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कल नहीं तो परसों बढ़ने हैं तो बढ़ने हैं। चलिए इस पे हम वापस आएंगे। पहले एक बार हम उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। भाजपा प्रवक्ता गीता ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता जी, बड़ा एक अच्छी खबर आपके लिए उत्तराखंड से, इन परिणामों से, इन रुझानों से हमें दिख रही है। आप जिस व्यक्ति से शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। जी अनिल जी, अपन पेट्रोल की कीमतों में बात कर रहे थे कि दोबारा बढ़ सकती हैं। हेलो, हाँ जी, चलिए गीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज कट रही है ना, तो ये ठीक आ रहा है ना, तो ये हो रहा है, हाँ कनेक्ट नहीं हो गीता रहा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी आ रही है। हाँ गीता जी, उत्तराखंड में ये जो रुझान हैं ये आपके लिए बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अधिकतर यही माना जा रहा था कि वहां पर एक बार एक पार्टी, अगली बार दूसरी पार्टी होती है, लेकिन आपकी वर्तमान में सरकार है और आपको ही वहां पर लीड मिली हुई है। क्या कहना है आपका? मेरा सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना है। और जो ये डबल इंजन की सरकार, जो हम शुरू से कह रहे थे कि ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, महिला, उत्तराखंड में महिलाओं ने और युवाओं ने जो जोश दिखाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया आकर, तो लोगों को इस पे आस्था हुई है, और उस आस्था का ये परिणाम है जो आपके सामने है, जो हम ये बम्पर जीत की तरफ को आगे को बढ़ रहे हैं। जी अनिल जी, आपको सवाल जी, कांग्रेस के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि 150 वोटों से अंतर से हार जीत होती है, इसलिए अभी 3-4 राउंड बाकी है और परिणाम बदल सकता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, अब कहना तो यह हास्यप्रद है, लेकिन उनकी भी एकदम जिज्ञासाओं को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो आपके सामने है। अब तो बचा ही कुछ नहीं, अब तो 1 बज गया। जी जी, अच्छा ये बताएं, धामी जी का क्या, वो खटीमा से पहले पीछे चल रहे थे, अब क्या स्थिति है? हाँ जी, मुख्यमंत्री धामी जी की क्या स्थिति है? पहले खटीमा से पीछे चल रहे थे वो। हाँ, मुख्यमंत्री हमारे धामी जी का ये कमाल है, प्रधानमंत्री जी का कमाल और मुख्यमंत्री जी का कमाल है, ये जो धमाल हो गया। नहीं, वो खुद पीछे चल रहे थे खटीमा से, अब क्या स्थिति है? अभी आगे आएंगे, जीतेंगे वो। जी जी, चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा अभी आपका भी बात से करेंगे। जी धन्यवाद। जी, चर्चा पे जाने से, फोन पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हर किसी को यही था कि जैसे ही, पहली बात तो 7वां चरण समाप्त होगा, उसी के बाद से पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन अब ये हो गया कि आज नतीजे आने के बाद शायद कल फिर महंगाई की मार हम लोगों के ऊपर आ जाए। जी सर। देखिए, ये तो अपरिहार्य है, जब तक यूक्रेन युद्ध चलेगा या इसके परिणाम दुनिया भुगतेगी, तब तक क्रूड ऑयल भी महंगा होगा, और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहां भी तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। इसमें एक उम्मीद की किरण है। अमेरिका ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया, हम रूस से आयात नहीं करेंगे। रूस के पास सरप्लस हो गया है क्रूड ऑयल। अब रूस हमें सस्ते दाम पे बेच दे, क्योंकि रूस भी एहसानमंद है इस वक्त हमारा। हमने एब्सटेन किया है, सुरक्षा परिषद से एब्सटेन किया है, जनरल असेंबली से एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया, रूस के खिलाफ खड़े नहीं हुए, रूस को आक्रमण करते हुए भी आक्रमणकर्ता नहीं कहा हमने, अपने लोगों को वहां से निकालने में रूस से मदद ली है। तो रूस के हम करीब ज्यादा हो गए, पहले करीब तो थे लेकिन अमेरिका के भी करीब चल रहे थे। अब हमें एक थोड़ा सा खेमा हो गया हमारा, हम रशिया के प्रो माने जाने लगेंगे। तो रशिया भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत को क्रूड ऑयल बेच सकता सस्ते दाम पे। जी, उसमें हो सकता है कि उम्मीद की किरण हो कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हो, पर आज दुनिया के जो हालात है उसमें महंगा होना अपरिहार्य है, और इसके लिए दोष भी नहीं दे सकते सरकार को। जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में वाकई में थोड़ा बहुत तो अंतर आना शुरू हो गया है रुझानों के अंदर। अब वहां पर जो बीजेपी 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 26 पर
कांग्रेस आ गई है। पहले ये 44 और 22 का था और अब 41 और 26 पे आया है। तो हो सकता है जिस तरीके से अभी भी आश्वस्त है कांग्रेस कि कुछ सीटें जो वाकई में 100 और 50 वोटों के अंतर पर आगे पीछे हो रही थी, उनका रुझान बदल सकता है। 6 सीटों का खेल है इसमें तो जी, 35 से नीचे आने के लिए 7 सीटें जी, अगर कांग्रेस जीत जाए जहां पे अभी बीजेपी आगे है तो बात बदल सकती है, क्योंकि अन्य में केवल 3 लोग हैं, ज्यादा नहीं अन्य के खाते में जी, और कोई तीसरी पार्टी कोई आई भी नहीं है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या 41 सीटें जिन पर बढ़त है बीजेपी को, क्या वही सीटें ऐसी हैं जी, जो 100 वोटों के 200 वोटों के अंतर से आगे पीछे है बीजेपी आगे, जी, और क्या कांग्रेस भी ऐसा तो नहीं है कि कई जगह 50 वोटों से 100 वोटों से आगे हो जी, 26 में, वो दोनों के लिए हो सकती है बात, वो उल्टा होगा। वाइस वर्सा हो सकता है, कुछ भी जी, अभी नहीं कह सकते। अंतिम परिणाम ही अंतिम परिणाम होगा। लगता है इसके अंदर जो भी अधिकतर सीटों पर सर जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर वोट का जो गैप रहेगा हार और जीत का वो बहुत मिनिमम बहुत रहना narrow, चाहिए, narrow, बहुत नैरो रहेगा, बहुत narrow, बहुत बड़े मार्जिन से जीत और हार का जो है ना वो नतीजा तय नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है उत्तराखंड के जी। चुनाव। संयोग, मैंने आपको उस समय रोका था, पंजाब पे बात कर रहे थे और आप वहां के यूथ और नशे को लेके कुछ कहना चाह रहे, तो हाँ प्लीज। हाँ जी जी राखी, ये क्या है हमारी कुछ वक्त में पहले कुछ पंजाब की कुछ 1-2 जिलों के अंदर जाने का मौका लगा चैनल के काम के जरिए और वहां पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, सरकारें आई गई, सिर्फ बातें रही, कुछ उसके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि कोई तस्करी को रोका गया। पाकिस्तान के जरिए वहां पर बहुत बड़े तादाद के अंदर नशे की सप्लाई होती है, तो उसके ऊपर कदम उठाया गया हो या उस माफिया के खिलाफ कदम उठाया गया हो। तो ये निश्चित तौर पर आप पार्टी को जो वहां के लोगों ने वोट दिया है, कृषि कानून का एक मुद्दा हो सकता है, पर एक जो नशे का वहां जो सबसे बड़ा कारण है उसको वहां से किस तरीके से हटाया जाए, उस गिरफ्त से जो वहां का युवा उस नशे में आ चुका है उसको कैसे निकाला जाए, और खास तौर से जो माफिया इस तरह से वहां पर फैला हुआ है उसके ऊपर किस तरीके से पकड़ बनाई जाए, लोगों को जेलों में बंद किया जाए, इसकी एक बहुत बड़ी उम्मीद आप पार्टी से की जा रही है। जैसा कि सर ने भी अपने बारे में कहा कि आप पार्टी वहां पर दिल्ली में सरकार बना के तो बैठी हुई है, पर गृह मंत्रालय उनके हाथ में नहीं है, और आज के वक्त में पुलिस एक अहम महकमा है सरकार के लिए कि अगर एक वही महकमा अगर हाथ से निकल जाता है तो समझ लीजिए कि 80% गेम हाथ से निकल जाता है। तो आज उनके पास में पूरी तरीके से एक पंजाब जिला राज्य ऐसा है जहां वो अपनी एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, अपने काम का अपना जो पैमाना है वो दर्शकों को वहां की जनता के सामने रख सकते हैं, और यही एक रास्ता उनका निकलेगा। जैसे सर ने कहा, गंगानगर हनुमानगढ़ के रास्ते वो राजस्थान में आ सकते हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे करके फैल सकते हैं। पर वहां पे बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा विषय है, यही वजह है कि लोग अब्रॉड के अंदर जाते हैं वहां के युवा। तो किस तरीके से आप पार्टी वहां पर मजबूती से काम कर पाती है, क्योंकि वहां पर इस तरीके का प्रचार किया कि केजरीवाल वहां पर खालिस्तान मनाना चाहते हैं, पर उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हम पंजाब पे बात कर रहे हैं और एक बड़ा वहां से परिणाम और आया है, सुखबीर सिंह बादल 12,000 वोटों से हार गए। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, दर्शकों को पता भी नहीं होगा जी, हम टीवी चैनल की जो इंडस्ट्री वाले लोग जानते हैं, पूरे पंजाब में केबल नेटवर्क पर सुखबीर सिंह बादल का कब्जा है। सुखबीर सिंह बादल ना चाहे तो कोई चैनल पंजाब में नहीं दिख सकता। टाटा स्काई, एयरटेल की बात अलग है, बड़े डिश टीवी की बात अलग है, केबल नेटवर्क जिसको वहां पर गांव-गांव में जो है टीवी चैनल दिखाने के लिए, उस पर सुखबीर सिंह बादल का कब्जा है जी। पूरे ट्रक इंडस्ट्री पर, पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर, बसों की प्राइवेट इंडस्ट्री पर सुखबीर सिंह बादल का कब्जा जी। प्रकाश सिंह बादल के राज्य में जो एकाधिकार पैदा किया सुखबीर सिंह बादल ने, उस एकाधिकार की वजह से वहां की जनता प्रताड़ित भी है, पीड़ित भी है, मीडिया भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, और वहां पर इनके खिलाफ जाके खड़ा होना संभव नहीं था, ऐसी स्थिति रही थी। फिर कांग्रेस के राज आया, लेकिन कांग्रेस भी इनसे बाहर नहीं निकाल पाई चीजों को, एक बात। दूसरी बात यह कि जो मजीठिया जैसे लोग हैं और दूसरे लोग हैं, ये बहुत सारे धंधों में पार्टनरशिप में रहे इनके साथ जी। तो ये सारा जो कारोबार है पंजाब का, अदर देन खेती जी, उस पर सुखबीर सिंह बादल का बहुत बड़ा कब्जा रहा है, एकाधिकार जी। इस एकाधिकार से तंग आए हुए लोग भी बहुत
ज़्यादा है वहाँ पे, और सुखबीर सिंह बादल अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है वहाँ पे, जिनके इशारे पे बहुत सारे लोग नाचते हैं, दाएं से बाएं हो जाते हैं। जी। इसलिए जनता ने उनके एकाधिकार को जवाब दिया है, मेरा ऐसा मानना है। जी एक राखी जी, मैं एक बात जी, कहूं। मैं अपन पंजाब 2 की मिनट राजनीति एक में- मिनट संयोग में आपको रोकना चाहूंगी। पहले एक बार हम सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। हमारी संवाददाता ज्योति सिंह इस समय एक बार फिर आपके कार्यालय पहुंची हैं, जहां मुझे पता है डेफिनेटली जश्न का माहौल होगा, कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह होगा। ज्योति, क्या तस्वीरें हैं इस समय आप कार्यालय की? आवाज पीछे से आ रही है ढोल नगाड़े की। ज्योति, जश्न शुरू हो चुका है ज्योति वहां पर। जी, इस वक्त अब आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद है और आप जैसे कि पीछे से आवाजें सुन रही हैं, जी। मेरे पीछे से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है और देखिए जश्न का माहौल यहाँ पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं कि पंजाब में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की। और इस वक्त देखिए होली, क्योंकि वक्त से पहले होली यहाँ पर खेलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। एक अलग ही तरीके का जश्न का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए सुबह से मिठाइयाँ यहाँ पर होली खेली जा रही है और देखिए एक अलग ही रंग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुमत के साथ, पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आ रही है और देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। पूछेंगे पंजाब में आखिरकार पंजाब में आपने बना ली है सरकार? हमारी सरकार बन गई है, बहुत अच्छे बहुमत से बन गई है। दिल्ली वाला इतिहास दोहराया पंजाब ने, और इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है कि पंजाब ने माना। पूरा देश बाकी है। पंजाब के लोगों को बहुत खुशी है कि उन्होंने निष्पक्ष जो है चुनाव किया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोट देकर सरकार बनाई है उन्होंने। ये शिक्षा की जीत है। शिक्षा क्रांति की शुरुआत दिल्ली ने किया था, वो पंजाब में इसको रिजल्ट मिला है और यही रिजल्ट हम पूरे देश में देखेंगे। और हम प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाह रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम यूपी बिहार सारे जगह पे आम आदमी पार्टी की परचम लहराएंगे। तो आप कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल यानी कि जो पंजाब के लोगों को पसंद आया? जी बिल्कुल पसंद आया। वो उन्होंने देखा कि जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ है वैसे ही पंजाब में बदलाव होगा। पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे, वो उन्हें करके दिखाया। बड़े बहुमत से उन्होंने अपना पंजाब को निकाल के दिखाया। बिल्कुल, यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ है, महिलाएं भी यहाँ पर होली खेलती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगी, इतनी बड़ी जीत हासिल आपने की है? पंजाब में जीत हासिल करी है, पूरे भारत में जीत हासिल करेंगे। हमारी बहुत ही ईमानदारी की सरकार है, जो कि आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए होली के रंग में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देखिए एक अलग रंग यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जीत जो है 5 राज्यों में से एक राज्य यानी कि पंजाब में अकेली आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ी भी और वहाँ पर जीत भी हासिल करी है। जी ज्योति, बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई, बड़ा अच्छा जश्न का माहौल दिखाया आपने। और कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे आप बात कराना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए और भी हमारे साथ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, इनकी भी जान लेते हैं। पंजाब में जीत हासिल कर ली आप लोगों ने दिल्ली के बाद। देखिए ये तो एक हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारा एक मैसेज है सबको, पूरी दुनिया को। हमारा जो बहुमत था पहले दिल्ली में भी था और पंजाब में छोटी सी हमारी ये जीत, हम छोटी जीत कहेंगे और ये हमारे लिए आम जीत है, आम पब्लिक की जीत है। ये हमारी स्टार्टिंग है। जितने भी राज्य हैं उन पे हमने सबको विजय करनी है, आम आदमी की विजय होनी है। एमसीडी में भी हमारा पूरा बहुमत रहेगा, यहाँ से हम पूरा सपाड़ा कर देंगे। जो भी पार्टी हमारे लिए टकराएगी उसको हम साफ कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी एक झांकी है और अभी पूरा देश बाकी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि पंजाब में जीत हासिल के बाद दिल्ली के एमसीडी में चुनाव होने हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहा है। चलो ज्योति, बहुत धन्यवाद। अब हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही आप हमें भाजपा कार्यालय के जश्न की तस्वीरें भी दिखाएंगी। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी, पंजाब का जो अब रिजल्ट आया, अब इसके अंदर अब कोई भी सेकंड थॉट बचा ही नहीं है कि आप पार्टी वहां पर सरकार बना रही है और थंपिंग मेजोरिटी से बना रही है। हमने ये देखा कि आप पार्टी का जो चेहरा था वो कोई कितना बड़ा चेहरा भी नहीं था। एक तरफ अमरिंदर सिंह थे, जट सिख,
दूसरी तरफ अकाली हैं, वो सरदार हैं, तो सरदारों की राजनीति है वहां पर। बहुत गोल्डन टेम्पल से बाकायदा वहां फतवा जारी होता है शिरोमणि दल का और उनका, तो सरदारों का एक बहुत, जट सिखों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। बट हम डेरे के रोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। डेरा ने, जो डेरा सच्चा सौदा ने इस बार आप पार्टी के पक्ष में जाने की बात अपने श्रद्धालुओं को कही, बाबा गुरमीत राम रहीम का जो डेरा है उसका मैसेज बाकायदा गया कि आप पार्टी को, आपको मदद करनी है। तो उनका जो साइलेंट वोटर जो था उसने भी कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल निभाया है पंजाब के अंदर आप पार्टी को वोट डलाने को लेकर के। इसके ऊपर कुछ वक्त पहले मैं हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक फिल्म भी आई थी, एक वेब सीरीज, जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से डेरा चुपचाप वहां पर काम करता है और किस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को जिताने और हराने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर अगर कभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ये जरूर निकलेगा कि इसके अंदर आप पार्टी को बहुत गहरी मदद की गई है डेरा प्रमुख द्वारा भी, और ये लग गया कि इन लोगों का भी काफी अहम रोल है आज की तारीख के अंदर भी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। चलिए मैं एक नतीजा आपको और बता देती हूं। देवभूमि का पहला रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया है। लोहाघाट से कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी जीते हैं। खुशहाल सिंह अधिकारी 6118 मतों से जीते हैं। जो पहला रिजल्ट है देवभूमि उत्तराखंड का, वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। जी अनिल जी। नहीं, तो पहला रिजल्ट है, अभी रिजल्ट आएंगे कई। बात तो टैली पर ही है जी। टैली में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है जी। आपने कहा था कि 41 हो गए 44 से, तो इधर 26 हो गए 24 से 22 से जी। ये इतना बड़ा गैप अभी है। जब तक 7-8 सीटें ऐसी ना हो जो बीजेपी जीतती हुई सीटों पे हारे जी, और कांग्रेस जो 26 सीटों पे आगे वहाँ बनाए रखे बढ़त, ये भी बहुत दूर की कौड़ी है, इसको देखना पड़ेगा जी। और अभी अपेरेंटली लग नहीं रहा है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बना पाएगी। अपेरेंटली तो बीजेपी ही जीती नज़र आ रही है। बाकी आखिरी समय तक देखना होगा कितने वोटों के फासले पर कौन जीतता है। ये जो जश्न का माहौल है आप पे, इसमें मैं कहना चाहता हूँ, भले अच्छी उत्साह में कह दिया उन्होंने कि पूरा देश बाकी है, अभी हम पंजाब जीते हैं, पूरा देश बाकी है, अति उत्साह में कह दिया। देखिए, आप एक सेंट्रलिस्ट पार्टी की भारत में जगह है, भारतीय डेमोक्रेसी में सेंट्रलिस्ट विपक्षी पार्टी की, उस जगह पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। मैं इसको इस तरह देखना चाहता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं मानता कि आप उत्तर प्रदेश जाकर कभी ऐसी सफलता प्राप्त कर पाई बीजेपी के खिलाफ, नहीं मानता मैं। आप उत्तराखंड में भी ऐसी सफलता प्राप्त कर लेती अगर जाती, तो मैं नहीं मानता। पंजाब में किया उसने, एक स्टेट पकड़ा, आइसोलेटेड स्टेट पकड़ा, ये कोई पूरे देश में फैल जाएगी, पूरे देश में कर देगी। हर प्रदेश की अलग से पेक्युलर पोजीशन है। भारत बहुराष्ट्रीयता वाला राष्ट्र है जी। यहाँ पर मल्टीपल नेशनलिटी है। हम भारत माँ कहते हैं सब लोग, पर तमिल इलाका, तेलुगु इलाका, कन्नड़ इलाका जी, मराठी इलाका, उड़िया इलाका, बंगाली इलाका, ये सारे इलाके अपने अपने नेताओं से, क्षेत्रीय नेताओं से इतने संबद्ध हैं, इतने उनके प्रति आसक्त हैं कि आम आदमी पार्टी जाकर ऐसी जगह पे कहीं कोई पूरा देश पे काबिज जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। यह एक इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो ममता बनर्जी इस भूमिका में आना चाहती थी कि भाजपा विरोधी दलों की नेता बन जाएं अगले लोकसभा चुनाव में, वहां पर एक नया नाम खड़ा हो गया केजरीवाल का जी। मैं आज इस बात पे, इस मौके पे बात कहना चाहता हूं। इसमें फर्क यह है कि ममता बनर्जी के जो तेवर हैं, जो उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी है, उसके साथ कॉप अप करना दूसरे दलों के बस का नहीं है। पर केजरीवाल जिस तरह शांत, साइलेंट होकर अंदर से काम करते हैं, केजरीवाल मे बी एक्सेप्टेबल टू अदर, ऑल अदर देन तृणमूल कांग्रेस जी। तो एक नेता दिल्ली से बाहर निकल करके राष्ट्रीय राजनीति में अब सही मायने में एस्टेब्लिश हो रहा है जी। दिल्ली में तो उन्होंने फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, चलता रहा, पर प्रताड़ित भी होता रहा और पुलिस भी प्रताड़ित करती रही, उपराज्यपाल भी प्रताड़ित करते रहे। अब अगर 5 साल आप सही काम करेगी और अगले 2 साल, 5 साल नहीं 2 साल जी, तो लोकसभा चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी कुछ अन्य स्टेट में भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 5 स्टेट कम से कम, हिमाचल जी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 चुनाव तो हैं ही जी।
इसलिए आम आदमी पार्टी को अगर अपना एक्सपांशन चाहिए, जी एक राष्ट्रीय छवि को बनाना चाहेगी इसके बाद जी कदम रख के, तो उसको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा पंजाब में। ये एमसीडी चुनाव जीतना इतना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो हिंदी भाषी बेल्ट है, गुजराती भी नहीं कह रहा मैं, हिंदी भाषी, जो हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें वो कैसे पेनिट्रेट करते हैं, कैसे यहाँ जहां जातिवाद भी है, जहां बड़े बड़े चुनाव क्षेत्र हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, कांग्रेस बीजेपी के पास भी बड़े लीडर हैं, खुद के अपने धरती पकड़ लीडर हैं, वहां पर वो जाकर के क्या कोई जादू चला पाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि केजरीवाल राष्ट्रीय क्षितिज पर जी अपने आप को प्रमुख प्रतिपक्षी नेता यानी मोदी वर्सेस अदर्स में लीडरशिप की पंक्ति में अग्रणी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, इसकी शुरुआत पंजाब के नतीजे से होगी। चलिए अनिल जी, संयोग जी, फिलहाल आपका धन्यवाद। थोड़ी देर बाद एक बार फिर हम आपके पास आएंगे और जब ये रुझान परिणामों में बदल जाएंगे तो उन पर चर्चा